आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को MongoDB में CRUD ऑपरेशंस किस तरह से करने हैं ये सिखाने वाला हूँ। MongoDB के अंदर CRUD ऑपरेशंस यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट करना बेहद आसान है। सिंटेक्स डॉक्यूमेंटेशन से बड़े आराम से मिल जाता है। आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में सिग्मा बैच भी जरूर लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। गाइस, आज हम MongoDB के बारे में CRUD ऑपरेशंस कैसे करते हैं ये सीखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो 95 करके बना लूँगा। तो ये था वीडियो नंबर 94 लास्ट वाला, जिसमें हमने MongoDB के बेसिक्स सीखे थे। आज मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि CRUD ऑपरेशंस हम कोड से कैसे करेंगे और CRUD ऑपरेशंस किस तरह से MongoDB के अंदर आप लोग सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद कोड कर लेता हूँ सबसे पहले। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इस एक्सटेंशन के बारे में बताया था जिससे कि आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया localhost:27017, जो कि मेरे लोकल कंप्यूटर का MongoDB इंस्टेंस है। मैं यहाँ क्रिएट न्यू प्लेग्राउंड पर क्लिक करूँगा और इसको मैं या तो सेव कर सकता हूँ या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक नई फाइल बना सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि crud.mongodb.js। और अगर मैं .mongodb.js से कुछ भी बनाऊँगा, क्या होगा कि वो यहाँ पर एज अ MongoDB प्लेग्राउंड स्क्रिप्ट मेरा चलने लगेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर मान लो CRUDDB, मान लो मैंने एक डेटाबेस बनाया, उसका नाम मैंने CRUDDB रख दिया, और मैं अगर सिर्फ इसको चलाऊँ यहाँ पर और मैं इसको कंफर्मेशन दे दूँ, तो यहाँ पर क्या कहा इसने, स्विच टू DB CRUDDB। तो इसने एक CRUDDB बना दिया और इस पर स्विच कर दिया। अब मैं CRUD ऑपरेशंस कैसे करूँगा? तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और जो शायद आप लोगों को बहुत कम लोग बताएंगे, वो ये है कि आप लोगों को कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। MongoDB के अंदर क्रिएट डेटाबेस कैसे करते हैं आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा MongoDB की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। ठीक है, MongoDB के अंदर किस तरह से कलेक्शन को क्रिएट किया जाता है, ये सब आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। बट लेट मी टेल यू कि एक्सपीरियंस से मुझे चीज़ें याद हो चुकी हैं। तो मैं भी यहाँ पर क्या करूँगा कि मैंने CRUDDB बनाया। अब मैं यहाँ पर अगर console.log और मैं DB करूँ और मैं इसको चलाऊँ स्क्रिप्ट को, एंड आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये ना आउटपुट में आता है यहाँ पर। तो CRUDDB आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया। तो DB जो है अभी मेरा वो CRUDDB यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ DB डॉट और मैं यहाँ पर एक नई कलेक्शन क्रिएट करने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कलेक्शन कह सकता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि कोर्सेज नाम की एक कलेक्शन बनाओ। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग देखो कि यहाँ पर इसने कहा ओके 1, यानी कि आपकी जो कोर्सेज नाम की कलेक्शन है वो बन चुकी है, जो कि हम यहाँ से देख भी सकते हैं। आप इसको राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे तो CRUDDB के अंदर कोर्सेज नाम की कलेक्शन बन चुकी है जिसमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाएंगे और हम कहेंगे DB डॉट और मैं यहाँ पर कहूँगा कोर्सेज डॉट, यानी कि जो ये DB है ना जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा CRUDDB है, इसके अंदर कोर्सेज नाम की एक कलेक्शन है और उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट। अब यहाँ तो मैं इंसर्ट 1 कर सकता हूँ। मान लो मैं यहाँ पर ये एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई जो नेम हो वो हो हैरीज वेब डेव। ठीक है, फ्री कोर्स। ठीक है, और इसका प्राइस होगा क्या, मान लो प्राइस है इसका 0 क्योंकि फ्री कोर्स है भाई। फिर इसके बाद मान लो असाइनमेंट्स हो जाएंगे इसमें 12। ठीक है, और मान लो 12 असाइनमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट्स हैं, मान लो इसमें प्रोजेक्ट्स हैं 45। ठीक है, तो ये मैंने एक इंसर्ट करने का कोड लिख दिया यहाँ पर। तो मैं जैसे इसको रन करूँगा, और ये ना आप डिसेबल भी कर सकते हो, मैं लेकिन कन्फर्मेशन को डिसेबल नहीं करना चाहता। इट्स ऑलवेज गुड कि आप जब भी अपने डेटाबेस में चला रहे हो क्वेरीज तो एक बार दिखे आपको। तो यहाँ पर ये कह रहा है भाई देखो एक्नॉलेज ट्रू, यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट था वो इंसर्ट हो चुका है। आप जाके देख सकते हो अपने CRUDDB के अंदर और ये डॉक्यूमेंट आप लोग को दिख जाएगा। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट की आईडी होती है, हर डॉक्यूमेंट की आईडी यूनिक होती है, एक नई आईडी दी जाती है। करते करते आप लोग को समझ में आएगा। मैं और भी ऐड कर सकता हूँ, अगर मैं इसी स्क्रिप्ट को दोबारा चला दूँ तो ये दोबारा से इसको इंसर्ट कर देगा एक और डॉक्यूमेंट। तो अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट की संख्या 2 हो जाएगी। यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँगा तो देखो 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा भी। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंसर्ट होकर मिल जाते हैं। तो ये था किस तरह से आप लोग क्रिएट कर सकते हो एक कलेक्शन को और किस तरह से आप लोग इंसर्ट कर सकते हो डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और होती है कि डॉक्यूमेंट इंसर्शन आप इंसर्ट मैनी से भी कर सकते हो। तो आप कुछ ऐसा भी कह सकते हो कि भाई DB.courses.insert many और इसके बाद आप एक एरे दे दोगे, इसमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दे दोगे
और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको कॉपी करूँगा और या चैट जीपीटी से कहूँगा कि भाई क्या करो कि मैं ज़रा इसको यहाँ पर अपने पुराने प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करूँगा और मैं कहूँगा कि इसके जैसे और बनाओ, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ क्रिएट 10 सच डमी डॉक्यूमेंट्स फॉर मी, और मैं एंटर मारूंगा और ये मेरे लिए 10 डमी डॉक्यूमेंट्स और बना देगा। और ये देखो इसने बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये सारे जो कोर्सेज हैं वो बना रहा है, असाइनमेंट्स इसने रैंडमली कर लिए सिलेक्ट। तो चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम इस तरह से कर ही सकते हैं, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग, एक बार ये जनरेट कर ले बस, और इसको मैं कॉपी करूँगा और इस अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को मैं किसे दूंगा, मैं इंसर्ट मैनी को दूंगा। तो ये अरे वाला ब्लॉक हटा के मैं इसके अंदर दे दूंगा और अब मैं इसको चलाऊंगा ना कर, और मैं एक काम करता हूँ MongoDB कॉम्पस भी खोल के रखता हूँ। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके अगर रिफ़्रेश करूँ, इनफैक्ट यहाँ क्लिक करके रिफ़्रेश करूँ, तो यहाँ पर मैंने अभी अभी कौन सा बनाया था, CrudDB बनाया मैंने, ठीक है। CrudDB के अंदर ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं बस, ठीक है। रिफ्रेश भी कर लोगे तो 2 ही डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देखो रिफ्रेश भी कर रहा हूँ 1 of 2 है। लेकिन जैसे ही मैं स्क्रिप्ट को चला दूंगा आप लोग देखोगे कि ये इंसर्ट मैनी काम करेगा और ये सारे इंसर्ट हो जाएंगे मेरे डेटाबेस के अंदर। तो आप देखो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है इंसर्ट हो गए हैं डेटाबेस के अंदर। प्राइस 0 है, असाइनमेंट 15 है, प्रोजेक्ट्स ये हैं, तो प्राइस सबके 0 ही रखे हुए हैं। पता नहीं क्यों इसने, क्यों ये चाहता है चैट जीपीटी की प्राइस 0 ही रहे हर कोर्स का और इंस्ट्रक्टर्स पैसे ना कमाएं, पता नहीं क्यों चाहता है यार ये, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे और यहाँ पर हमने इंसर्ट मैनी को देखा। आप इसको ना कोलैप्स भी कर सकते हो ऐसे, जस्ट आप लोग ताकि देख पाओ कोड को। तो हमने क्रिएट कैसे करते हैं कलेक्शन को वो देखा, इंसर्शन देख लिया, ठीक है, कि कैसे इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट को। ये है क्रिएट, हमने नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करके डेटाबेस में डाल दिया। इसके बाद आता है रीड, कि आप चाहते हो कि फाइंड करो। तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे वो कोर्सेज दो जिसमें क्या हो, प्राइस 0, मुझे वो कोर्सेज दो जिसमें प्राइस 0। तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ लेट a इज इक्वल टू, और फिर इसके बाद मैं कहूँ console.log a, और मैं इसको अगर रन करूँ तो आप लोग यहाँ पर देखोगे, इसको मैं यस करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि कंसोल में वो सारे के सारे आ चुके हैं डॉक्यूमेंट्स जो कि जिसमें कि प्राइस 0 है, ठीक है। तो आप देखो हैरीज वेब डेव फ्री कोर्स ये आ गया है यहाँ पर, और उसी के साथ साथ ये आ गया, ये आ गया। अब ये लिखने के बाद जो a है वो एक कर्सर रिटर्न करेगा। तो मैं console.log के अंदर अगर a.count लिखूंगा तो ये मुझे बताएगा कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं अगर येस कर दूं तो आप देखो यहाँ पर मुझे बता रहा है 46 टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि यार मैंने कई बार इंसर्ट कर दिया तो ये टोटल 46 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, काफ़ी डुप्लीकेट्स भी हैं इसमें से। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा मुझे रिजल्ट सेट दे दे तो मैं कह सकता हूँ a.to array, ठीक है। और बाय द वे मैं बताऊँ आपको, ये जो इंसर्ट मैनी है ये बार बार चले जा रहा है और डॉक्यूमेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बट दैट्स फाइन। जितनी बार मैं चलाऊंगा इसको उतनी बार यहाँ पर ये मुझे इंसर्ट कर करके देता रहेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए एक एरे में। तो आप .to array यूज़ कर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न करने के लिए। बट ये स्क्रिप्ट जो है मैं जस्ट एक टेम्प्रेरी स्क्रिप्ट की तरह यूज़ कर रहा हूँ। हम एक्सप्रेस से कनेक्ट करेंगे, आप लोगों को पूरा मैं बताऊँगा कि एक्सप्रेस से किस तरह से आप MongoDB को कनेक्ट करोगे। तो ये हो गया हमारा रीड, ठीक है। और फाइंड के साथ साथ फाइंड 1 भी होता है, और फाइंड 1 किस तरह से काम करता है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। तो मैं इसे कॉपी करूँगा और आपको फाइंड 1 बताता हूँ किस तरह से काम करता है। मैं इसको b बोल देता हूँ क्योंकि हमारे पास कमी नहीं होनी चाहिए वेरिएबल के नामों की। अगर मैं इसको फाइंड 1 करूँ तो ये मुझे पहला जो भी सर्च रिजल्ट होगा वो दे देगा विद प्राइस 0। तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आएगा, और ऐसा करने में मुझे टू एरे नहीं देना होगा, क्योंकि टू एरे जो है मुझे सिर्फ कर्सर में देना होगा। जब मल्टीपल रिजल्ट्स होंगे यहाँ पर ये मुझे एक डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देगा ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। तो ये है किस तरह से हम रीड करते हैं। तो हमने क्रिएट देखा किस तरह से करते हैं, हमने रीड देखा किस तरह से करते हैं। अब मैं अपडेट और डिलीट की तरफ जाऊंगा। अब अपडेट किस तरह से करते हैं, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सबसे पहले तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CRUD ऑपरेशंस। थोड़ा ना ऑर्गेनाइज करना भी सही रहता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको एज नोट्स भी इस्तेमाल करो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। अब मैं आपको अपडेट बताऊंगा। मान लो मैं एक डॉक्यूमेंट को अपडेट करना चाहता हूँ, या मैं सारे उन डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करना चाहता हूँ जिनका प्राइस 0 है। मैंने अचानक से रियलाइज़ किया, मान लो कि यार प्राइस 0 से तो मैं कुछ कमा ही नहीं रहा हूँ, तो क्यों ना मैं प्राइस को अपडेट करूँ। तो या तो मैं अपडेट कर सकता हूँ या अपडेट मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ db.courses.update, और यहाँ पर अगर मैं अपडेट लिखूंगा, अपडेट मैनी लिखूंगा और अपडेट 1 लिखूंगा। अपडेट में क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट्स इन अ कलेक्शन को ये मॉडिफाई करता है। अब इसके बारे में आप लोग और पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में से, अगर आपको लगता है कि यार
मुझे नहीं पता क्या है, किस तरह से ये सब हो रहा है। अब मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो अपडेट मेथड है वो डेप्रिकेटेड है, यानी कि आप लोग अपडेट वन अपडेट मैनी का इस्तेमाल करें। अब मैं आप लोग को यहाँ पर इसको इस्तेमाल करके बताता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर कहूँ db.course.update1 और मैं कहूँ कि यार जो पहला वाला मेरा जो डॉक्यूमेंट है ना, पहला आर्गूमेंट इसका होता है सेलेक्टर, यानी कि अगर मैं कहूँ कि प्राइस 0 जहाँ पर है ना उसको अपडेट कर दो। और अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाऊँ, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप लोग याद करो। तो इसका पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो फिल्टर होता है, दूसरा अपडेट होता है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ढूंढता हूँ अगर इन्होंने लिखा हो। आप लोग कह सकते हो कि यार देखो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो मैं अपडेट करना चाहता हूँ, और किससे उस क्या चीज़ अपडेट करना चाहते हो तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जहाँ प्राइस 0 हो उसको अपडेट करो और वहाँ पे क्या करो, प्राइस को 100 कर दो। ठीक है, तो मैं अगर इसको चलाऊँ अभी कमांड को, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पर आउटपुट ये वाले का आ रहा है आउटपुट। बाय द वे मैं इसको ना ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ यार, आई शुड कमेंट ऑल दीज आउट, वरना क्या होगा कि ये इंसर्ट करता जाएगा जब मैं स्क्रिप्ट को रन करूँगा। बाय द वे सेपरेट स्क्रिप्ट मैंने बनाई नहीं क्रिएट रीड अपडेट डिलीट की, मैं बनाना भी नहीं चाहता। मैं इसको यहाँ पर दोबारा रन कर रहा हूँ और ये कह रहा है कि अपडेट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स एटॉमिक ऑपरेटर्स, और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर एटॉमिक ऑपरेटर सेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा कि सेट कर दो प्राइस को एज, मैं इसको एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, सेट कर दो प्राइस को एज 100। तो मैं इसको अगर अभी चलाऊंगा तो इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई देखो हमने क्या करा, एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्टेड आईडी नल, मैच्ड काउंट 0, मॉडिफाइड काउंट 0। तो मॉडिफाई इसने किया कि नहीं किया, लेट मी चेक। इट सीम्स कि इसने मॉडिफाई नहीं किया, प्राइस 100 नहीं किया, 0 ही किया। मैंने इससे कहा कि ओके तो मुझे कोर्स नहीं कोर्सेस करना होगा, ये मेरी गलती थी, और अब ये कर देगा। अब ये मुझे बताएगा कि भाई एक मैच हुआ, एक मैंने मॉडिफाई कर दिया। तो अगर मैं इसको रीलोड करूँगा, देखो प्राइस 0 है, रीलोड करूँगा तो यहाँ पर प्राइस 100 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। इन अ वेरी सिमिलर फैशन आप अपडेट मैनी कर सकते हो। तो अगर मैं कहूँ db.courses.update मैनी, तो क्या होगा, अपडेट मैनी जो कमांड है मैं यहाँ पर होवर करता हूँ, मे बी मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिले, या फिर मैं क्या करूँगा अपडेट मैनी की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से देखूँगा। एंड इट्स ऑलवेज बेटर टू गो टू डॉक्यूमेंटेशन। उससे फ़ायदा क्या होता है कि आप लोग को अपडेटेड सिंटेक्स मिलता है। तो यहाँ पर फ़िल्टर और अपडेट है दोबारा से, और यहाँ पर आप क्या करोगे कि जब फ़िल्टर और अपडेट लगाओगे, यानी कि अगर मैं इसको सेम टू सेम ऐसे ही लगा दूँ, तो ये इस बार एक डॉक्यूमेंट नहीं सारे डॉक्यूमेंट के लिए प्राइस कर देगा। मान लो मैं सारों के लिए प्राइस 1000 करना चाहता हूँ, इसको मैं चलाऊँगा और इसको मैं येस करूँगा, तो पहले प्राइस यहाँ पर एक का 100 होगा, फिर सबका 1000 हो जाएगा, यानी कि सबका 1000 होना चाहिए प्राइस जब मैं रिफ़्रेश करूँ। एंड येस सबका 1000 हो गया प्राइस, जैसे कि आप मैंने क्या गलती कर दी भाई, कोर्सेज डॉट अपडेट मैंने किया। ओके, तो प्राइस 0 मैंने सेलेक्ट किया और उनको मैंने 1000 कर दिया। तो क्या होगा कि इसको मैं रीलोड करूंगा अगर, तो जहाँ जहाँ प्राइस 0 था वहाँ 1000 होगा। तो देखो ये 1000 हो गया। ठीक है, यहाँ 1000 हो गया, देख रहे हो आप लोग, सब जगह 1000 हो गया। जहाँ जहाँ पहले से 100 रखा था वहाँ 100 ही है। ठीक है, तो ये अपडेट इसने जो है कर दिया मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से। इसके बाद होता है डिलीट, एंड डिलीट डॉक्यूमेंट्स में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि डिलीट कर दो, और डिलीट वन और डिलीट मैनी होता है। डिलीट में क्या होगा, मान लो मैं एक डॉक्यूमेंट डिलीट करना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई प्राइस जहाँ पर 100 हो उसको डिलीट मारो। क्या कहता हूँ मैं, प्राइस जहाँ पर 100 हो उसको डिलीट मारो। और इस बार मैं इसको चलाऊंगा तो ये कह रहा है TE1 इज़ नॉट डिफाइंड। ये क्या हुआ, लेट मी सी क्या हुआ, दोबारा चलाता हूँ, हाँ अब चल गया। ठीक है, तो ये देखो आप लोग कि यहाँ पर जो 100 वाला होगा वो एक डिलीट हो गया है। प्राइस 100 वाला हुआ कि नहीं हुआ भाई, क्या चल रहा है ये, लेट मी चेक। डिलीटेड काउंट 0 है क्योंकि मैंने कोर्स लिख दिया दोबारा से, पता नहीं क्यों मैं कोर्स लिख देता हूँ बार बार कोर्सेस को। और ये डिलीटेड काउंट 1 हो गया। तो अगर मैं अभी यहाँ पर दिखाऊँ आप लोगों को, तो डॉक्यूमेंट एक डिलीट हो गया। अब सिर्फ एक बचा 100 वाला, फिर से चलाऊंगा तो ये भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और ये इस बार डिलीटेड काउंट 1 हो गया। दोबारा चलाऊंगा तो इसको कुछ मिलेगा नहीं, तो डिलीटेड काउंट 0 होगा। तो कितने डिलीट किए इसने ये भी आपको बताता है। तो ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि मान लो मुझे 1000 वाले भी डिलीट करने सारे, तो मैं जितनी बार चलाऊंगा उतनी बार ये डिलीट होता जाएगा, जितनी बार चलाऊंगा डिलीट होता जाएगा। लेकिन यार ये एक एक करके काम कौन करेगा। हाउ अबाउट कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ डिलीट कर दूं सेलेक्ट करके। तो मैं डिलीट मैनी का इस्तेमाल करूंगा, और यहाँ पर आप देखो कितने डॉक्यूमेंट्स हैं, 86 डॉक्यूमेंट्स हैं, सबके प्राइस 1000 हैं। और जैसे ही मैं एक बार में एक क्वेरी चलाऊँगा एकदम सफाया हो गया पूरा। देखो 86 के 86 गायब हो गए। अनटिल अनलेस किसी का प्राइस कुछ और ना हो, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं रहेगा। सबका प्राइस 1000 था, सारे डॉक्यूमेंट्स उड़ गए। तो ये था डिलीट 1 और डिलीट मैनी।
इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप इन्हीं ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर रहे होगे, और कभी कभी बस आपको क्या करना होगा, कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा मोंगो डीबी के अंदर। तो मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पर, अरे ये क्या कर दिया मैंने भाई, क्लोज ही कर दिया ब्राउज़र, कोई बात नहीं। मोंगो डीबी ऑपरेटर्स, और ये ऑपरेटर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देखो कि क्वेरी एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स, तो क्वेरी और प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जैसे $EQ है, ये क्या करता है, मैच करता है वैल्यूज दैट आर इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू। कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका, ये इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका मतलब कि अगर किसी एक एरे में है कोई वैल्यू की नहीं, फिर LT क्या है, लेस देन, LTE क्या है, लेस देन इक्वल टू, NE क्या है, नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो $EQ को कैसे आप इस्तेमाल करोगे। जैसे मान लो आप चाहते हो कि प्राइस वो सेलेक्ट कर लो वेयर प्राइस इज नॉट इक्वल टू लेट अस से 5, ठीक है, तो आप कह दोगे कि प्राइस, और आप कह दोगे $NE यानी कि नॉट इक्वल टू मैचेस ऑल वैल्यूज दैट आर नॉट इक्वल टू स्पेसिफाइड वैल्यू, और जो भी वैल्यू आप लिखोगे, मान लो 5 लिखा आपने, तो नॉट इक्वल टू 5 वाले प्राइस के सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई करो, और यहाँ पर एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, मैं चाहता हूँ कि आप ये एग्जाम्पल्स को रन करो और खुद से करके देखो यार। ये सारे ऑपरेटर्स, क्वेरी एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स आप लोग खुद से करोगे यार, मुझे नहीं पता, क्योंकि यार आपको करना पड़ेगा, और आप खुद से करोगे तभी आपको आएगा। तो डोंट से कि आपने क्वेरी एंड प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स एक एक करके नहीं पता है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू डू इट योरसेल्फ। हम क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाने में टाइम स्पेंड करेंगे, ये मैं जो है स्पून फीडिंग करके आपको एक एक करके नहीं बताना चाहता। और यहाँ पर फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एलिमेंट ऑपरेटर, ये एक एक करके आप लोग चेक करो। याद करने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है बस, और फिर जब प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने का नंबर आएगा तो आप खुद कर लोगे, ये मेरा दावा है आप लोगों से। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखो और चीज़ें बहुत बढ़िया होंगी आपके लिए। आई होप कि मज़ा आया आप लोगों को ये CRUD ऑपरेशंस का वीडियो देखकर। आई डोंट वांट दिस सिग्मा कोर्स टू बी MongoDB एक्सटेंसिव कोर्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ हम कुछ अच्छा बिल्ड करें यार, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करें, और आपको मैं इस लायक कम से कम टाइम में बना दूँ कि आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो। तो इसीलिए आई होप कि आप लोग को मज़ा आया MongoDB सीख कर। आने वाले वीडियोस में हम बहुत स्पाइस अप करने वाले हैं चीज़ों को, क्योंकि एक्सप्रेस से MongoDB कैसे यूज़ होगा वो सब चीज़ों को टच अप ऑन करेंगे। तो आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग ट्यून्ड रहना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।